नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। हम पिछली वीडियोस में ये जान रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं और पृथ्वी पर जीवन के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कितना बड़ा योगदान है। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे वन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। ये आप जानते हैं कि पौधों के लाभ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम को भी बचा के रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। मानव हस्तक्षेप किस तरह से कर रहा है? यस, आप सोचिए, मतलब इंसान प्रकृति में इंटरफेयर कैसे करता है? यस, वनों को काटकर, जल स्रोतों को गंदा करके, वायु को गंदा करके, बैलेंस बिगाड़ के, अत्यधिक शिकार करके, जंतुओं को हानि पहुंचाकर, तो इन सारे से क्या होता है? पारितंत्र का बैलेंस बिगड़ता है। बहुत सारी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इनमें से देखिए कितने कारण ऐसे हैं जो इंसान द्वारा पैदा किए गए हैं। मृदा अपरदन, अब वनोन्मूलन, ये किसने पैदा किया? वनों की संख्या क्यों घटी? आप एक जमीन के टुकड़े को खाली छोड़ दीजिए, वहां पर 20 साल तक कुछ न करिए, प्रकृति अपने आप वहां पे कुछ पेड़ उगा लेगी। तो इसका मतलब प्रकृति में अपने आप पेड़ खत्म नहीं होते। वनोन्मूलन किस वजह से हो रहा है? इंसान पेड़ों को नष्ट कर रहा है। तो ये सीधा एक बड़ा कारण है और ये सीधे तौर पर मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है। मृदा अपरदन, इसके कई कारक हो सकते हैं, इसमें भी मुख्य कारण इंसान की गतिविधियां हैं। निर्माण कार्य, ये तो निश्चित तौर पर मनुष्य द्वारा किए जा रहे काम हैं। दावानल और भूस्खलन जैसी कुछ गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक भी हो सकती हैं और उनमें मानव का रोल भी हो सकता है। तो इन सभी गतिविधियों की वजह से हो क्या रहा है? अनेक जीव जंतु आज लुप्त होने के कगार पे खड़े हैं। और यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर ये ब्लैक बग करके एक ये हिरण की प्रजाति है जिसके सींगों की वजह से, खाल की वजह से इसको लोगों ने भारी मात्रा में मारा और अब ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। हाँ, शिकार भी लोग केवल अनावश्यक रूप से करते हैं। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इससे कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शत्रुमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। अब कैसे रोकेंगे लोगों को? तो जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है स्वयं भी। प्यारे बच्चों, पशुओं के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकारें क्या करती हैं? राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें हम नेशनल पार्क्स कहते हैं, वन्य जीवन अभयारण्य, सेंचुरीज बनाती है। सेंचुरीज बनाई होती हैं जहां पे अभयारण्य मतलब बिना भय के पशु रह सकते हैं। जैव मंडल नीचेस बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। इससे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की सुरक्षा होती है। और जो घाटियां हैं, झीलें और आर्द्र भूमि है, इनके संरक्षण मूल्यवान संसाधन
नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक हैं। तो इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और एक जो चीज़ आपको समझनी है, आपके माध्यम से पूरे समाज को भी समझनी है कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। मतलब प्रकृति ने अपने आप में एक बैलेंस बनाया होता है। जैसे जो शेर हैं वो हिरणों की या शाकाहारियों की संख्या को कंट्रोल में रखते हैं। और आपने देखा होगा जो शाकाहारी पशु ये जो जंगल में रहते हैं ये बहुत अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। और जो शेर चीते हैं इनके साल में कम बच्चे होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो ये बैलेंस प्रकृति ने अपने आप में बनाया होता है। हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, बीच में इंटरफेयर कर देता है। मान लीजिए चीतों की संख्या को कम कर दिया, बाघों की संख्या को कम कर दिया, शिकार कर दिया, तो क्या होगा, उधर हिरणों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। फिर वो ज़्यादा घास खाएंगे और ज़्यादा वनों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये इसमें हमें अधिक इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। प्रकृति ने अपने आप एक बैलेंस बनाया हुआ है, हमारी इंटरफेरेंस से चीज़ें बिगड़ती हैं। तो मनुष्य को इतना समझदार होना है कि वो पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने में सहायता करे, ना कि उसको इम्बैलेंस करे, असंतुलित करे। तो अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे आपके प्रदेश में भी अनेक इस तरह के जागरूकता अभियान चलते हैं। आपकी पाठशालाओं में भी हम अनेक प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए और ये काम हिमाचल प्रदेश में किया भी जाता है। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। और इसका एक और फायदा ये होता है कि हम जुड़ते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं प्रकृति की बाकी वस्तुओं के साथ, बाकी संसाधनों के साथ। हम उनके बारे में भी सोचते हैं, जानते हैं, तो हमारा एक लगाव बनता है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। ये इंस्टीट्यूट का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। ये काम क्या करता है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताई जा रही है यहाँ पे बच्चों, ये जो CITES का मैंने नाम लिया, यह है क्या एक्चुअल में, इसको थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। यह सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। मतलब व्यापार हो, पशुओं को पाला जाए, पौधे लगाए जाएं, काटे भी जाएं, परंतु उनके जीवन को कोई खतरा ना हो। ये ना हो कि प्रजाति ही लुप्त हो जाए। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं, मतलब बचाई गई हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं: भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। दीज स्पीशीज हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय दिस कन्वेंशन। तो यहाँ पे आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। ये चित्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है, भारत का, जिसमें किसको संरक्षित किया गया है, पहचान सकते हैं आप? बिल्कुल, जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो मैंने कहा, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। मतलब संरक्षण भी किया जाता है और विकास भी किया जाता है, मतलब बचाया भी जाएगा और
उनकी संख्या को बढ़ाया भी जाएगा। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं, ये चितलों का झुंड है, ये हिरन की ही प्रजाति है। एक शब्द राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है कि कुछ वहां पे नेचुरल जो पारितंत्र है उसको बचाया जाए, जो इकोसिस्टम है उसको बचाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन पशुओं को, जानवरों को देख सकें। और पर्यावरण में सबसे बड़ी बात है बैलेंस बना रहे। हमें इन पशुओं को और इन वनस्पतियों को इसलिए नहीं बचाना है कि अगली पीढ़ी उन्हें देख सके, वो परंतु उसका लाभ उन पीढ़ियों को मिले, इसलिए हम उनको बचाते हैं ताकि प्रकृति में बैलेंस बने। क्योंकि अगर प्रकृति का बैलेंस खराब हो गया तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, और सबसे अधिक तो इंसान को भुगतना पड़ेगा। सो बच्चों, आज हमने इतनी जानकारी पढ़ी और ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।